बीपीएससी मेंस के लिए पेपर 2 के लिए आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का हम बेसिक टर्म्स को आज समझेंगे और एकदम बेसिक से हम कॉन्स्टिट्यूशन को पहले समझते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन समझने के बाद में फिर हम एम लक्ष्मीकांत बुक में एंटर करेंगे, क्योंकि एम लक्ष्मीकांत जो बुक है उसमें इतना मतलब कि बेसिक फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन को समझाया नहीं है। तो यहाँ पे हमारा कोशिश यह है कि आपको बेसिक फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन को समझाना, संविधान को समझाना। तो जब हम क्लास 6 में सिविक्स का बुक पढ़ते थे तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का क्या डेफिनेशन था। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ रूल अकॉर्डिंग टू विच गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री रन्स। मतलब एक रूल का सेट है और उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट सरकार चलती है। ठीक है, यहां पे हम डेफिनेशन को क्या देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो डेफिनेशन है ये तो क्लास 6 के हिसाब से था। ठीक है, बच्चा थे हम लोग उस टाइम मतलब कि समझने के लिए सही था। लेकिन यहाँ पे जब हम बीपीएससी का एग्जाम या यूपीएससी का एग्जाम, जो भी पीसीएस एग्जाम आप लिखते हैं तो उसमें ये डेफिनेशन नहीं चलेगा। तो उसमें हमको कौन सा डेफिनेशन चलेगा, द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फंडामेंटल एंड ऑर्गेनिक लॉ एंड एक्शन दैट एस्टेब्लिशेस द कंसेप्शन, कैरेक्टर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए गवर्नमेंट। तो हम जो भी मार्क है रेड लाइन में, तो वो सब जो वर्ड है जो ये डेफिनेशन में दिया हुआ है तो वो सब बहुत साधारण वर्ड नहीं है। इस वर्ड का मतलब है ब्रॉड मीनिंग, बहुत बड़ा मीनिंग निकलता है इस वर्ड का मतलब। और इसमें क्या निकलता है, फंडामेंटल। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फंडामेंटल। तो ये फंडामेंटल का क्या मतलब है, ये फंडामेंटल का मतलब है कि ये जो है फर्स्ट लॉ है कंट्री का, पहला कानून है कंट्री का, इससे बड़ा कोई कानून है नहीं। बेसिक लॉ है ये कंट्री का, मतलब ये सबसे बेसिक लॉ है जो कि आम आदमी को भी पावर देता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फंडामेंटल का मीनिंग। उसके बाद में ऑर्गेनिक लॉ। ऑर्गेनिक लॉ का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, तो ऑर्गेनिक का मतलब जब हम बायो में देखते हैं तो उसमें ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि जिसमें जीव जंतु में, जो भी जीव जंतु में जान हो, जो ग्रो करता हो, बढ़ता हो। तो हमारा जो संविधान है वो संविधान भी क्या करता है, बढ़ रहा है। जब से संविधान बना है तब से बढ़ रहा है। तो वो बढ़ कैसे रहा है, तो संशोधन जो होता है वो संशोधन से हमारा क्या होता है, संविधान बड़ा होते जा रहा है। जैसे 101 संशोधन आया था तो वो 101वां क्या था, जीएसटी आया था। 102 आया था, ईडब्ल्यूएस वाला आया था। 103 आया था। उसके बाद में फिर क्या था, ये इंडिया बांग्लादेश लैंड बॉर्डर वाला जो आया था। तो ये क्या है, ये जो संशोधन है संविधान में, जो संशोधन है, ये संशोधन जो है क्या कर रहा है, संविधान को बढ़ा रहा है। मतलब ये लॉ है ऑर्गेनिक लॉ। ऑर्गेनिक लॉ का मतलब हो गया कि वैसा लॉ जो टाइम टू टाइम, समय के अनुसार, समय के अकॉर्डिंग जो बढ़ता हो, तो वो हो गया हमारा ऑर्गेनिक लॉ। तो आप इसको समझ गए। यहाँ दो वर्ड का मीनिंग आप बिल्कुल आसानी से समझ पा रहे होंगे, मैं समझता हूँ। द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फंडामेंटल एंड ऑर्गेनिक लॉ। फंडामेंटल का मतलब फर्स्ट लॉ, इससे कोई ऊपर लॉ है ही नहीं देश में। इससे ऊपर लॉ हो भी नहीं सकता, और एक बेसिक लॉ है। ठीक है, ऑर्गेनिक लॉ यहां पे समझ गए। एंड दैट एक्शन दैट एस्टैब्लिशेस द कंसेप्शन। अब हम यहां पे मीनिंग देखेंगे कंसेप्शन। कंसेप्शन का मतलब होता है क्रिएटिंग समथिंग, क्रिएटिंग या कंस्ट्रक्टिंग, मतलब बनाना। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कोई चीज को क्रिएट करता है, बनाता है, कंस्ट्रक्ट करता है। तो किस चीज को कंस्ट्रक्ट करता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन यहां पे कंस्ट्रक्ट करता है सरकार को। ओके, यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर एक सरकार बनती है केंद्र में तो वो किसके वजह से बनती है, वो संविधान के वजह से बनती है। तो ये हो गया हमारा कंसेप्शन का मतलब। कंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट है ना संविधान में चैप्टर। जब आप एम लक्ष्मीकांत बुक को पढ़िएगा तो उसमें एक चैप्टर मिलेगा फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। ओके, कैबिनेट सिस्टम। तो ये सब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट जो हुआ वो कंसेप्शन, कंस्ट्रक्शन, ये कॉन्स्टिट्यूशन उसको पावर देता है। और कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हमारा
सरकार बनता है। ओके, उसके बाद में है कैरेक्टर। तो जो हमारा सरकार जो है उसका कैरेक्टर को भी कौन डिफाइन करता है? ये संविधान डिफाइन करता है। अब कैरेक्टर में क्या है? कैरेक्टर में जैसे वेलफेरिक, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, आप प्रियम्बल में जो भी चीज वर्ड देखते थे, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, उसके बाद में फिर आपका क्या है, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, वेलफेरिक, ये सब जितना भी आप वर्ड देखते हैं वो सब क्या डिफाइन करता है? वो कैरेक्टर डिफाइन करता है। ठीक है, ये हमारा जो भी एनसीईआरटी बुक है उसमें फर्स्ट पेज में ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल दिया हुआ है, और ये सारे जितने भी वर्ड हैं जब हम प्रियम्बल चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग उसको अच्छे से देखेंगे और क्लियर करेंगे। तो इसमें क्या था? सोशलिस्ट, मतलब वर्ड्स ऑफ प्रियम्बल लिख देते हैं। ठीक है, वर्ड्स ऑफ प्रियम्बल, ये आपका हो गया। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट। अब यहां पे है एक और वर्ड बच रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट मतलब क्या है? गवर्नमेंट का सिस्टम डिजाइन, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट का सिस्टम जो है वो भी डिजाइन कहां से हो रहा है? वो कॉन्स्टिट्यूशन से हो रहा है हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम डिजाइन। तो अब गवर्नमेंट का सिस्टम है क्या भाई? तो गवर्नमेंट का सिस्टम आपने पढ़ा होगा, लेजिस्लेटिव होता है, एग्जीक्यूटिव होता है और जुडिशियरी होता है। ये तीन है, तीन पिलर है, और ये तीन पिलर मिल करके क्या होती है? गवर्नमेंट। और उसके बाद में फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट का मतलब यही होता है जब हम कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन में देखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे आप सारे चीज को रेड मार्क जो था उसका कितना ब्रॉड मीनिंग निकला। तो जब आप ये डेफिनेशन को आप लिखेंगे कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप अगर ये सारा चीज को मेंशन करते हैं तो आपका एक आंसर जो होगा बहुत ही बेहतरीन आंसर होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं कि अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट है। तो चलिए, इस सिस्टम है, गवर्नमेंट सिस्टम है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। 1 मिनट समय दीजिए। अब सिस्टम को समझते हैं। ये हो गया हमारा लेजिस्लेटिव, ये हो गया हमारा एग्जीक्यूटिव, और ये हमारा हो गया जुडिशियरी, और ये दोनों के ऊपर में हमारे हो गए प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, एग्जीक्यूटिव हो गया। एग्जीक्यूटिव में कौन है? जितना एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाले लोग हैं, आईएएस लोग हैं, वो सब यहाँ पे रहते हैं। और लेजिस्लेटिव जो है वो क्या करते हैं? एग्जीक्यूटिव पावर और लेजिस्लेटिव पावर दोनों एंजॉय करते हैं उन लोग। इसीलिए क्या है कि इसी वजह से क्या होता है कि हमारा आईएएस से पावरफुल हो जाते हैं मंत्री लोग, जैसे मुख्यमंत्री हो गए, उसके बाद में केंद्र मंत्री हो गए, या फिर राज्य में भी कोई मंत्री है अगर, तो मंत्री पद है, तो वो पावर एक आईएएस से ज्यादा पावर क्यों हो जाता है उनके पास में? उनके पास में इसीलिए हो जाता है क्योंकि उनके हाथ में एग्जीक्यूटिव पावर भी है, लेजिस्लेटिव पावर भी है, दोनों पावर है उनके हाथ में। एक नॉर्मल आदमी जो विधायक है या फिर एमपी है, वो अगर मंत्री नहीं है कुछ भी, तो उसके पास में केवल लेजिस्लेटिव पावर होता है, एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होता, तो वो उतना पावरफुल नहीं होता है। लेकिन कोई आदमी मंत्री बन जाता है तो उसके हाथ में दोनों पावर हो जाता है, इसीलिए वो ये क्या हो जाता है? पावरफुल हो जाता है। और जुडिशियरी तो इंडिपेंडेंट है ही, और ये दोनों के बीच में क्या हो जाते हैं? ये दोनों के ऊपर क्या हो जाते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम जो क्या कहलाता है? हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम, हैंडराइटिंग के लिए माफी मांगूंगा। ये सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम कहलाता है। समझ में आ गया? अब देखिए हमारा इसी में एक और सिस्टम हो जाता है आपका यहां पे है आपका लेजिस्लेटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव लिंक नहीं है,
जुडिशियरी, और ये तीनों के ऊपर में हो जाते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये जो सिस्टम कहलाएगा, तो ये सिस्टम कहलाता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ओके, तो यहां पे क्या है, लेजिस्लेटिव उतना पावरफुल नहीं है क्योंकि इसको ये पावर नहीं दिया गया है। हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में लेजिस्लेटिव थोड़ा पावरफुल हो जाते थे क्योंकि उनके हाथ में एग्जीक्यूटिव पावर भी आ जाता था इसी वजह से। और ये प्रेसिडेंशियल जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो कौन से कंट्री में है, आप कमेंट सेक्शन में आप उसका आंसर दीजिए। ओके, तो अब हमारे पास में इतना आ गया है, ये कॉन्सेप्ट को हम समझ चुके हैं। तो अब एक चीज समझते हैं, संविधान जो है ये सबसे पावरफुल है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ कंट्री है, इससे ऊपर कोई कानून है नहीं। तो संविधान को पावर कहां से आता है, संविधान को पावर कहां से मिला इतना, चलिए इसका आंसर बताते हैं। संविधान को जो पावर है वो कहां से मिला, तो पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया। ओके, इसी टाइप का क्वेश्चन जो है 67th बीपीएससी में कॉन्सेप्ट वाला पावर आपसे पूछ दिया जाएगा। अगर ये सब चक्कर में आप ये नहीं, थोड़ा सा भी आप मिस कर देते हैं ये सब चीज को, अगर जो चैप्टर देखने में लगता है डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कितना सिंपल है, लेकिन जो सिंपल रहेगा पीसीएस में बहुत ही डिफिकल्ट है उसको हैंडल करना, ये चीज जान लीजिएगा। कोई भी सिंपल क्वेश्चन, चाहे वो मेंस के क्वेश्चन में कुछ भी हो, चाहे मतलब कि पीटी का क्वेश्चन तो खैर उसका हम बात नहीं कर रहे हैं, मेंस में जो भी सिंपल क्वेश्चन हो उसको मतलब कि आप देख करके समझ जाइएगा कि इसमें कुछ डिफिकल्टी लेवल है भाई, तभी इतना आसान लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे, सॉरी कहाँ चले गए, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसमें पावर कहां से इसको मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो वो पीपल ऑफ इंडिया से मिलता है इसको पावर। मतलब कि हम लोग सब मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को इतना पावरफुल बनाए हैं, हम लोग सब टोटल मिलकर पावरफुल बनाए हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। हम लोगों ने क्या किया, सब अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने, रिप्रेजेंटेटिव ने अपने रिप्रेजेंटेटिव जैसे राज्यसभा में चुने, तो वो सब मिल करके एक कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग पावरफुल बना दिए हैं। तो अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये पीटी में ही क्वेश्चन इसमें से घुमा कर एक क्वेश्चन पूछता है, चलिए आपको हम पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं। फ्रॉम वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन गेट पावर, तो उसमें मतलब कि आपसे आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीपल ऑफ इंडिया हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब हमारा नेक्स्ट है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का कंप्लीट डेफिनेशन क्या होगा, तो उसको हम लास्ट में देख लेते हैं थोड़ा सा, और इसमें एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट, उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे देश में कुछ ऐसे भी कानून हैं जो संविधान बनने से पहले से लागू है, ठीक है, और वो आज भी चलते आ रहे हैं। एग्जाम्पल, जैसे है आपका इंडियन पेनल कोड, आईपीसी बोलते हैं जिसको, ठीक है, ये कब है 1860, ठीक है। उसके बाद में फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, जैसे कुछ हम बता दे रहे हैं, सब लिख नहीं रहे, 1881 है। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट है 1872। तो ये सब 1872 का एक्ट है, ये मतलब आज़ादी से पहले का एक्ट है, फिर भी आज मतलब हमारे देश में लागू है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में लागू है, क्यों। और जैसे कुछ बहुत सारे एक्ट हमारे देश में ऐसे हैं जो संविधान बनने के बाद में आया है, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, तो इस टाइप से बहुत सारे एक्ट हैं। तो हमारा आज़ादी के पहले वाला एक्ट जो है वो आज भी क्यों लागू है, तो आज भी वो इसीलिए लागू है क्योंकि संविधान ने, भारत का जो संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो इसको एडॉप्ट कर लिया है, मतलब इसको अपना लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है जितना भी आज़ादी के पहले वाला जो कानून सही था उसको अपना लिया है, और जो कानून गलत था उसको मतलब कि उसको छोड़ दिया है। अब देखिए, अब देश में क्या होता है कि कोई आपको एग्जांपल देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कैसे सुप्रीम है। सपोज पार्लियामेंट में कोई बिल पास होता है
अब वो बिल है आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में हो जाता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में हो जाता है, तो फिर वो अपने आप इनवैलिड हो जाएगा। जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में हो जाएगा, कोई बिल पारित होता है, कोई ऐसा कानून आ जाता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन उसके खिलाफ है, तो फिर वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, उसका वैलिडिटी नहीं है। आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या है कि आप किसी भी व्यक्ति को आप जाति सूचक शब्द से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, मतलब आप गाली नहीं दे सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं उसके साथ में। तो ऐसा आप दुर्व्यवहार करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको जेल हो जाएगा। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17 कहता है, अनुच्छेद 17 कहता है। तो अब आप सपोज एक इमेजिनेशन कीजिएगा, इस चीज को समझाने के लिए हम बता रहे हैं। एक ये लोकसभा में एक प्रपोजल आया, एक्ट बन रहा है कि चलिए गाली गलौज देना सही बात है, ये जो भी लोग हैं तो आप इसको जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी एमपी लोग हैं वहां पे पास कर दिए, कोई भी वोट निगेटिव में नहीं दिया कि नहीं होना चाहिए, सब पास कर दिए, आगे भी पास कर दिए। लेकिन ये क्या है, जो एक्ट बनेगा, ये कानून बनेगा, उसको क्या संविधान इजाजत दे रहा है? संविधान तो ऑलरेडी आर्टिकल 17 में हमको ऐसे कह दिया है कि ये चीज नहीं करना है, और हम इसके अगेंस्ट में कोई लॉ ला रहे हैं, तो उस कंडीशन में वो लॉ ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो लॉ हमेशा, कोई भी लॉ आएगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर वेदर इफ एनी लॉ दैट इज नॉट सेटिस्फाइंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देन दैट लॉ इज इनवैलिड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन और एक छोटा सा क्लास जो हम समझाने का कोशिश किए, एम लक्ष्मीकांत में ये चीज़ नहीं है लिखा हुआ, ओके। तो आप इसको देखिए और समझिए, और थोड़ा सा एक बार अपने से इसमें नोट्स के फॉर्म में, हम तो केवल समझा दिए हैं, आप अपने से नोट्स बनाने का कोशिश कीजिए। और लास्ट में जैसा आपको हम बताए थे, इसमें एक डेफिनेशन आपको हम दे देते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक सटीक डेफिनेशन हम आपको दे देते हैं, लिख कर ही हम ये कर देते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन क्या होगा? तो यहां पे चलिए लिख देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द फंडामेंटल एंड organic law and action that establish the conception, character, organization of the government as well as determines the extent of sovereign power of the government and manner in which the power चलिए इसको पढ़ के हम आपको समझा देते हैं। ये है कॉन्स्टिट्यूशन का एकदम सटीक डेफिनेशन। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए फंडामेंटल ऑर्गेनिक लॉ एंड एक्शन दैट एस्टेब्लिशेस द कंसेप्शन, कैरेक्टर, organization of the government as well as determine the extent of sovereign power of the government and manner in which the power are to be exercised।
ये है कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आज का क्लास कैसा लगा आपको। और ये छोटा सा टॉपिक जो है, आज पॉलिटी का फर्स्ट क्लास, बीपीएससी मेंस का फर्स्ट क्लास है। तो ये क्लास आपको कैसा लगा, और नेक्स्ट टॉपिक जो हम लाएंगे अच्छा से इंटरेस्टिंग तरीका से, इसी तरीका से सारा आपको पढ़ा दिया जाएगा, टॉपिक को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो उनको हम तो बोले हैं सारा हिंदी में ही, तो आप उसको कैच कर पाएंगे, ठीक है। और आपको थोड़ा सा दिक्कत ये होगा कि आपको नोट्स बनाने में या फिर भी आगे चलकर कोई पॉलिटी का वर्ड होगा तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। तो फिर कोशिश कीजिएगा आप लोग थोड़ा सा कैच करने का, ठीक ना। बाइलैंग्वेज हम कर ही दे रहे हैं यहाँ पे, और इंग्लिश मीडियम वाले आपके तो बना बनाया सब चीज़ मिल गया है, तो फिर उसमें तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलिए फिर ओके, आज का क्लास इतना ही। थैंक यू।